नमस्कार, वेलकम टू स्टॉक इन्फ्यूज। तो आज मार्केट को देखें तो मार्केट मंदी के साथ बंद हो चुका है। एक समय देखें फर्स्ट हाफ में तो मार्केट में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही थी, एंड में अच्छी रिकवरी होती है और मार्केट 0.65% मंदी के साथ बंद होता है। अगर कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज को डिस्कस करें तो क्रेडिट स्विस को रेस्क्यू कर लिया गया है। स्विट्जरलैंड की सबसे बड़ी बैंक ने स्विट्जरलैंड की दूसरी सबसे बड़ी बैंक को बचा लिया है। अगर डील को देखें तो 3.25 बिलियन डॉलर का डील है। और दोस्तों अगर कुछ साल पहले देखते तो क्रेडिट स्विस का जो मार्केट वैल्यूएशन था वो 200 बिलियन डॉलर का था। तो आप देखिए दोस्तों कुछ सालों में कैसे वक्त बदल जाता है। 200 बिलियन डॉलर का जो कंपनी था उसका टेक ओवर मात्र आज 3.25 बिलियन डॉलर में हो रहा है। तो बहुत तेजी से वक्त बदलता है, इसलिए दोस्तों इन्वेस्टिंग की दुनिया को थोड़ा टफ माना गया है और इतना आसान नहीं होता है मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना। अब दोस्तों और एक इंपॉर्टेंट न्यूज को देखें तो यूएस में और एक बैंक को बचाने की कोशिश की जा रही है। आप देख सकते हैं सिग्नेचर बैंक को भी बचाने का प्रयास किया जा रहा है। न्यूयॉर्क कम्युनिटी बैंक ने इस कंपनी को टेक ओवर करने का प्लान कर लिया है और 2.7 बिलियन डॉलर का डील हो चुका है सिग्नेचर बैंक को टेक ओवर करने के लिए। अब दोस्तों इस दोनों अच्छी खबर के बीच में बुरी खबर भी है। जो आम नागरिक थे, आम इन्वेस्टर थे, आम डिपॉजिटर्स थे, वो बिल्कुल बर्बाद हो चुके हैं। अगर आप क्रेडिट स्विस के भी डील को देखेंगे तो जो करेंट मार्केट प्राइस था स्टॉक का उससे 60% नीचे के वैल्यूएशन में डील हुआ है। इसलिए आप देखेंगे तो क्रेडिट स्विस का स्टॉक बुरी तरीका से गिरा है। अगर देखें 99% स्टॉक गिर चुका है अपने ऑल टाइम हाई से। और ये कोई छोटी मोटी बैंक नहीं है दोस्तों, आप सभी को पता होगा 150 साल से भी ज़्यादा पुरानी बैंक है, स्विट्जरलैंड की दूसरी सबसे बड़ी बैंक है। अगर दोस्तों लीवरेज पर काम किया जाएगा, अगर उधार पर काम किया जाएगा, सही मैनेजमेंट नहीं होगा तो कितनी भी बड़ी कंपनी हो वो डूब सकती है, इससे पता चलता है। एक तरफ देखें तो क्रेडिट स्विस में जो भी इन्वेस्टर थे वो बर्बाद हो चुके हैं। दूसरी ओर देखें तो यूएस में जो भी डिपॉजिटर्स का पैसा था और अनइंश्योर्ड था वो सारा पैसा उनका बर्बाद हो चुका है। यूएस गवर्नमेंट का कहना है कि हम कोई भी पैसा बैंक में नहीं डालने वाले हैं जब तक कि सिस्टमेटिक रिस्क ना हो जाए। अब दोस्तों सिस्टमेटिक रिस्क क्या होता है आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं। सिस्टमेटिक रिस्क का मतलब होता है दोस्तों टू बिग टू फेल। मतलब अगर कोई ऐसी बड़ी कंपनी फेल करती है जिसकी वजह से पूरा का पूरा सेक्टर बर्बाद हो सकता है, फाइनेंशियल क्राइसिस आ सकती है, इस फेल्योर को सिस्टमेटिक रिस्क बोलते हैं। और यूएस गवर्नमेंट का कहना है जब तक सिस्टमेटिक रिस्क नहीं आ जाता है तब तक हम डिपॉजिटर्स के पैसे को बचाने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये टैक्स पेयर का पैसा है और हम टैक्स पेयर के पैसे को बर्बाद नहीं करने वाले हैं। दोस्तों बहुत अच्छी सोच है गवर्नमेंट की, लेकिन दूसरी तरफ देखें तो यूएस गवर्नमेंट टैक्स पेयर के पैसे को लगातार बर्बाद कर रही है। यूक्रेन वार में बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर का असिस्टेंट दिया जा रहा है, बिलियंस एंड बिलियंस डॉलर का हथियार सप्लाई किया जा रहा है। क्या वो टैक्स पेयर का पैसा नहीं है? तो ये अलग अलग सोच होती है दोस्तों। इसको अगर असनीर ग्रोवर के लैंग्वेज में बोलें तो ये खाली जगह दर्शाता है। खाली जगह में आप भर सकते हैं, आप चाहें तो कमेंट भी कर सकते हैं। अब दोस्तों ऐसा समय जब यूरोप में बैंकिंग क्राइसिस है, यूएसए में बैंकिंग क्राइसिस है और भी 125 बैंक है जिसके ऊपर खतरा मंडरा रहा है, और ये रीजनल बैंक्स है जिनमें डिपॉजिटर का पैसा फंस सकता है। क्योंकि अभी के समय देखें तो पब्लिक का ट्रस्ट बिगड़ चुका है। पब्लिक बैंकिंग सिस्टम पर ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनको लग रहा है मेरा जो भी डिपॉजिट का पैसा है वो बर्बाद हो सकता है। और दोस्तों बैंकिंग सिस्टम के संबंध में एक बहुत ही फेमस कोट है, आप कोट को देख सकते हैं। ए बैंकिंग सिस्टम इज एन एक्ट ऑफ फेथ, इट सर्वाइव्स ओनली एज लॉन्ग एज पब्लिक बिलीव इट विल। मतलब बैंकिंग सिस्टम तभी तक सरवाइव कर सकता है जब तक पब्लिक को भरोसा होता है कि ये सरवाइव करने वाला है। तो दोस्तों अगर डिपॉजिटर्स का पैसा बर्बाद होगा तो उनका भरोसा बैंकिंग सिस्टम से उठता जाएगा और ऐसे में दूसरे बैंक जो हैं उनके ऊपर भी बैंक रन देखने को मिलेगा। पब्लिक अपने डिपॉजिट्स को निकालने की कोशिश करेगी
और कैश को निकालकर अलग अलग जगह में अपने पैसे को सिक्योर करना चाहेगी। इस कारण ही अभी आप देखेंगे तो गोल्ड का प्राइसेस ऑल टाइम हाई के आसपास नजर आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग गोल्ड में पैसा निवेश करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको बैंकिंग सिस्टम पर भरोसा कम होते जा रहा है। और दोस्तों, ऐसा समय जब यूरोप में प्रॉब्लम है, यूएसए में प्रॉब्लम है, भारत के गवर्नर को गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। ऐसा नहीं है कि इससे पहले किसी गवर्नर को नहीं मिला है, रघुराम राजन जी को भी मिल चुका है, लेकिन अभी के समय जो शशिकांता दास जी को मिला है ये बहुत ही स्पेशल है। क्योंकि दोस्तों, जब पिच अच्छी होती है तो बहुत सारे बैट्समैन 100 रन कर लेते हैं, लेकिन जब पिच खराब होता है, टीम को बहुत ज्यादा डिमांड होता है, बड़ा मंच होता है, ऐसे वक्त में जो प्लेयर 100 करता है वो हमेशा याद रह जाता है। इसलिए दोस्तों, भारत का बैंकिंग सिस्टम आरबीआई के अंडर है और बहुत ही सेफ है। आरबीआई बहुत अच्छा काम कर रही है। अगर आप देखेंगे 2020 में यस बैंक के साथ ऐसा ही क्राइसिस निकल कर आया था, तब भी बैंक रन देखने को मिला था। डिपॉजिटर्स अपने पैसे को निकालने के लिए बैंक के सामने लाइन लगाए हुए थे। ऐसे में आरबीआई सामने आता है, गवर्नमेंट सामने आती है और एसबीआई और अन्य बैंक मिलकर बैंक को बचाती है। डिपॉजिटर्स का पैसा सेफ रहता है। ये होता है दोस्तों भरोसा। हम लोग क्या करते हैं, वेस्टर्न सिस्टम की तरफ देखते हैं, यूरोप को देखते हैं, अमेरिका को देखते हैं और भी अन्य डेवलप कंट्री को देखते हैं और हमें लगता है कि हमारा सिस्टम इतना अच्छा नहीं है। लेकिन जब ऐसा सिचुएशन निकल कर आता है, ऐसी प्रॉब्लम निकल कर आती है, तब समझ में आता है जो भी इंडिया के पॉलिसी मेकर हैं, आरबीआई है और भी जो अन्य इंपॉर्टेंट लोग हैं, उनका कमिटमेंट किस तरीका से पब्लिक वेलफेयर के लिए नजर आता है और डिपॉजिटर्स का पैसा 100% सेफ नजर आता है अगर इंडियन बैंक में देखा जाए तो। एक और अंतर है दोस्तों, यूएस बैंक में देखें तो ज्यादातर जो पैसा डिपॉजिट हो रहता है वो बड़े बड़े कंपनियों का पैसा डिपॉजिट रहता है, अन्य लोगों का भी पैसा डिपॉजिट रहता है। लेकिन इंडिया में देखें तो थोड़ा सा अंतर है, यहाँ ज्यादातर जो पैसा डिपॉजिट रहता है वो आम पब्लिक का पैसा है, आम नागरिक का पैसा है। तो आम नागरिक एक साथ पैसे को निकालने की कोशिश कभी नहीं करते हैं जब तक उनका भरोसा बैंकिंग सिस्टम के ऊपर बना रहता है। और इंडिया का बैंकिंग सिस्टम आरबीआई के अंडर है। आरबीआई को कहा जाता है बैंकर्स ऑफ ऑल बैंक, और आरबीआई का मुख्य उद्देश्य है जो भी डिपॉजिटर्स का पैसा बैंक में डिपॉजिट है वो सेफ रहना चाहिए, सबसे पहला उद्देश्य है। और भी बहुत तरीका का काम करती है आरबीआई, जैसे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना हुआ और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जो सबसे मेन उद्देश्य है वो है पब्लिक का पैसा को सेफ रखना। तो इतना मैं बोल सकता हूं दोस्तों, ये बहुत ही प्राउड फील कराता है कि क्राइसिस के सिचुएशन में हमारा देश हमेशा आगे निकल कर आता है। कोई भी सिचुएशन हो, हम अच्छी तरीका से उभर कर आते हैं। दूर से बैठकर हम जितना भरोसा यूएस या वेस्टर्न कंट्रीज पर करते हैं, उनका सिस्टम इतना मजबूत नहीं है जितना हमारा सिस्टम मजबूत नजर आता है जब भी क्राइसिस वाली सिचुएशन आती है। तो अब दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ये सारी चीजें हो जाने से सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। 22 तारीख को मीटिंग होने वाली है एफओएमसी का, जिसमें फेडरल रिजर्व अनाउंसमेंट कर सकती है वो कितने % के साथ इंटरेस्ट के रेट को बढ़ाने वाली है। पहले एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि 50 बेसिस पॉइंट से इंटरेस्ट के रेट को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन जिस तरीका से बैंक वहां के फेल कर जा रही है, अभी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 25 बेसिस पॉइंट से इंटरेस्ट का रेट हाइक किया जा सकता है। लेकिन अगर यूएस फेड फिर से 50 बेसिस पॉइंट से इंटरेस्ट के रेट को हाइक करता है तो आपको मार्केट में और भी ज्यादा पैनिक वाला सिचुएशन देखने को मिल सकता है। अब दोस्तों, शॉर्ट टर्म आउटलुक की बात करें तो मुझे अभी शॉर्ट टर्म में बहुत ज्यादा निगेटिविटी नजर आ रही है। कोई भी पॉजिटिविटी ऐसी नहीं है जिसकी वजह से मैं बोलूं कि शॉर्ट टर्म में आपको कोई भी पॉजिटिव न्यूज मिलने वाला है। मीडियम टर्म में भी आपको प्रॉब्लम नजर आ सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। अगर आपने इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी किया हुआ है तो आपको अपने स्टॉक के साथ बना रहना चाहिए। कोई भी पैनिक वाली सिचुएशन नहीं है। अगर करेंटली आपका इन्वेस्टमेंट लॉस में भी है, फिर भी आपको बने रहना चाहिए। आने वाले समय में सारा प्रॉब्लम सॉल्व होगा, स्टॉक मार्केट रिकवर करेगा और आप मार्केट से अच्छा रिटर्न कमा पाएंगे। जैसा कि मैंने बोला दोस्तों, जब बुरा वक्त आता है
तभी तो पिच पर टिकना होता है। अगर अभी के समय आप मार्केट में टिक जाते हैं तो फिर आपको मार्केट से कोई भी नहीं निकाल सकता है। लेकिन अभी के समय अगर आप मार्केट से एग्जिट कर जाते हैं, अपने स्टॉक्स को सेल कर देते हैं, अपने पोर्टफोलियो को लॉस में सेल कर देते हैं, फिर आप स्टॉक मार्केट में नहीं टिक पाइएगा। चलिए दोस्तों, बहुत सारी बातें हो गई, अब एक स्टॉक को डिस्कस करते हैं, बजाज फाइनेंस। आज देखें तो बजाज फाइनेंस में ऑलमोस्ट 3% की मंदी देखने को मिल रही है। अब दोस्तों, इस स्टॉक को हमने डिटेल में डिस्कस किया था और मैंने बताया था कि जो भी जियो फाइनेंस के तरफ से टक्कर आ रही है और बहुत सारे ब्रोकर इस कंपनी को सेल की रेटिंग दे रहे हैं ग्रोथ की वजह से, इसलिए स्टॉक में और भी ज्यादा पैनिक देखने को मिल सकती है। अब जियो फाइनेंस की बात करें दोस्तों, तो शॉर्ट में आपको रिमाइंड करा दूं, जियो फाइनेंस के तरफ से कंपनी को अच्छी टक्कर मिल सकती है, पर्सनली मुझे ऐसा लगता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने स्टॉक को सेल करने वाला हूं, मैं बहुत ही हेवीली इन्वेस्टेड हूं इस स्टॉक में और मैं एक भी स्टॉक को सेल नहीं करने वाला हूं। जियो फाइनेंस के पास हर कुछ ऐसा कंपोनेंट मौजूद है जिसकी वजह से ये बजाज फाइनेंस को टक्कर दे सकता है। लेकिन दोस्तों, ये बात आपको पता है, मुझे पता है, तो बजाज फाइनेंस के मैनेजमेंट को भी पता होगा और बजाज फाइनेंस इस बात के लिए अच्छी खासी तैयारी कर रहा होगा कि कैसे हम जियो फाइनेंशियल को टक्कर दे सकें और मार्केट में अपने शेयर को बरकरार रख सकें। तो दोस्तों, अभी के समय स्टॉक 5562 रुपीज पर है। 5500 का नियरेस्ट सपोर्ट है, नेक्स्ट सपोर्ट 5250 रुपीज का है। एक हाई बीटा स्टॉक है दोस्तों। हाई बीटा स्टॉक का मतलब होता है जिस स्टॉक में गिरावट भी ज्यादा होती है, तेजी भी ज्यादा होती है। तो अभी गिरावट हो रही है तो और भी ज्यादा स्टॉक गिर सकता है, 5250 रुपीज पर भी जा सकता है और अगर मार्केट में और भी ज्यादा पैनिक हुआ तो 5000 तक भी जा सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, जो मार्केट का सिचुएशन है, ऐसे समय में जो भी सपोर्ट है आपको एक सपोर्ट नीचे वाला ही लेकर चलना चाहिए। लेकिन क्या इस वजह से हमें स्टॉक को सेल करना चाहिए? बिल्कुल भी सेल नहीं करना चाहिए। अगर आप फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 5500 रुपीज का सपोर्ट है, लेकिन दोस्तों एक एक दो क्वांटिटी में ही बाइंग करिएगा। नेक्स्ट सपोर्ट 5250 रुपीज पर है और जैसा कि मैंने बोला, स्टॉक 5000 रुपीज के आसपास भी जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो छोटी छोटी क्वांटिटी में ही एडिंग करिएगा और अगर आपने ऑलरेडी ऊपर के लेवल पर बाइंग किया हुआ है तो फिर आपको 5250 रुपए का इंतजार करना चाहिए। डेफिनेटली इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, बहुत अच्छी स्टॉक है और फाइनेंस सेक्टर की कंपनी है और इंडिया में फाइनेंस सेक्टर का ग्रोथ काफी अच्छा रह सकता है। तो इस वीडियो के डिस्कशन के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।